नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1-1.5 साल से जो हमारे साथ केस है उसको हम कंप्लीशन की तरफ लाए हैं। हमने कुछ ऐसी लर्निंग्स ली हैं जिससे कि हम ये शेयर कर सकते हैं कि कैसे कैविटीज़ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को हम आम तौर पे देखते हैं। हमारे साथ पेरेंट हैं और मैडम मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम कब से क्या शुरू हुई थी? प्रॉब्लम तो एक तो कैविटी की रही है इसको शुरू से, और एक दांत जैसे निकला नहीं था तो उसके ऊपर दांत आ गया था, तो वो वाली भी इशू थी, तो उसके लिए हम लोग आए थे आपके पास। आपने कहीं दूसरी जगह भी गुवाहाटी में भी कहीं ट्रीटमेंट कराया था? हाँ, गुवाहाटी में भी ट्रीटमेंट वहाँ लिया क्या था। था? वहाँ पे कुछ पल्पेक्टोमी और फिलिंग वगैरह हुई थी, तो ये था। वहाँ पे क्राउन्स वगैरह के लिए सजेस्ट नहीं किया गया था? क्राउन्स का तो वहाँ पर नहीं बताया था उन्होंने। जब बच्चा हमारे पास आया था 2000 की बात है, कोविड के बाद की बात है, तब से हमने मॉनिटरिंग शुरू करी। तो बहुत सारे स्मूथ सरफेस केरीज थी, ब्रशिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थी और कहीं जगहों पे कैविटीज ओपन लीजन्स थे। तो धीरे करके हमने क्लीनिंग शुरू किया, कुछ फिलिंग्स करे, उसके बाद फॉलोअप में रहे और ब्रशिंग वगैरह भी मॉनिटरिंग चलती रही। ब्रशिंग वगैरह भी आप अच्छे से करा ही रहे थे बीच में? हाँ, ब्रशिंग तो वैसे मैंने शुरू से 2 बार करवाई ही है इसको, सुबह और रात में। बॉटल फीड भी कराया है मैडम? बॉटल फीड कुछ समय के लिए करवाया था, ड्यूरेशन एकदम याद नहीं, पर हमने कोशिश करके फिर वो हटा दी थी बॉटल फीड, फिर ग्लास से चालू किया था। और ब्रशिंग तो हुई ही थी, मतलब 2 बार मोस्टली, 99% रात में करवाते ही थे। तो ब्रशिंग और बॉटल फीडिंग और ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कैसे बॉटल फीडिंग कैविटीज करती है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो फिलिंग्स करे थे, कुछ फिलिंग्स बड़े थे जिसमें कि क्राउन्स के लिए सजेशन दिया गया था। तो मैम उस समय मुझे अच्छे से याद है कि क्राउन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्राउन्स लगवाएं ना लगवाएं। तो वो क्या था, क्योंकि ये हर पेरेंट्स का एक थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आती है दिक्कत, क्योंकि अभी हमने फिर साल भर के बाद सभी दांतों पे क्राउन लगाना पड़ा और क्राउन लगाने के बाद होपफुली अभी 15-20 दिन से उसके जो दांत है उसमें कोई इश्यूज नहीं है और खाने चबाने में भी उसकी थोड़ी सी रुचि बढ़ी ही होगी। और ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताइए मैम, क्राउन लगवाना नहीं लगवाना पे डिसीजन मेकिंग में क्या क्वेश्चंस थे आपके? क्राउन क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, 5 साल 6 साल 7 साल की जो एज है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, या इट इज लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ इमेजिनेशन। इतने छोटे बच्चे में क्राउन हमने एडल्ट्स में ही देखा है मोस्टली ये, तो दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस। और तो फिर एकदम से समझ नहीं आ रहा था करना चाहिए नहीं करना था, मतलब डाउटफुल था। वो सभी का रहता है, तो वो वाली चीज बहुत थी। पर फिर जैसे लगा कि भाई परमानेंट टीथ को भी डैमेज करेंगे और प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर जैसा आपने बताया वैसे हमने कंटिन्यू किया ट्रीटमेंट। तो मेरी हमेशा से ये सलाह रहती है कि जब दांत में एक हद से ज्यादा कैविटीज होती हैं या मल्टी फेसेड जो कैविटीज होती हैं जहाँ पे एक वॉल से ज्यादा वॉल्स हमारी कवर्ड होती हैं, तब जाके हमें क्राउन सजेस्टेड होने चाहिए। बच्चों के क्राउन बहुत सिंपल होते हैं, हम लोग मेटल क्राउन सजेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही फाइन, पतले और डिस्पोजेबल टाइप रहते हैं, बहुत सारी साइजेस में अवेलेबल होते हैं, तो दांत को भी बहुत ज्यादा हमें छोटा नहीं करना पड़ता है और उन्हें लगाने से कैविटी में जो फिलिंग करने वाले हैं वो सिक्योर्ड रहती है और लंबे समय तक वो टिकी रहती है। तो क्राउन्स को जो सजेशन है वो जरूर माने। कई बार हमें ये एक तरीके से चैलेंज ही समझे हम कि पेरेंट्स को हम ये बात कन्वे करने में हमें कई बार दिक्कत आती है कि नीड ऑफ क्राउन और डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से 2 तरह के क्राउन होते हैं, एक मेटल के क्राउन होते हैं और एक होते हैं जिरकोनिया क्राउन्स। दोनों में 2 ही फर्क है, एक तो प्राइस का फर्क है और दूसरा है कि जिरकोनिया क्राउन में हमें थोड़ा सा दांत को ज्यादा कट करके उसको फिट करना होता है। तो मैडम उसमें भी क्या आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि दांत के कलर का लगवाएं या मेटल का लगवाएं? वो एक्चुअली हस्बैंड का सोचना था कि बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो शायद ये मेटालिक देख करके अलग कलर का लगेगा, अजीब लगेगा, तो स्कूल में या वैसे फ्रेंड्स के चिढ़ाएं या ऐसी वाली चीज हो। तो क्योंकि मोस्टली हम लोग जो लगाते हैं अभी की जनरेशन, जैसे मैं आज की जनरेशन की हूँ, पेरेंट्स या उनके पहले शायद लगते थे वो चांदी के सोने के टाइप के दांत, तो अभी तो वो कंसेप्ट था ही नहीं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा। पर जो चीज पता चली कि ज्यादा फाइन है, इसमें भी बच्चों के दांत के लिए अच्छा है, जैसे ज्यादातर यही यूज होता है और इजीली निकल भी जाता है, तो फिर और उसके लिए आपको दांत ज्यादा कट नहीं करना पड़ता है, तो ये वाली एडवांटेजेस हमको अच्छी लगी, तो फिर हमने मेटल, जैसे आपका भी ओपिनियन था, मेटल क्राउन चूज किया। तो होपफुली मैम पीछे के दांतों पे हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस में है कि जो ऑक्लूजल एडजस्टमेंट है, ऊपर और नीचे के दांतों का तालमेल है, वो मेटल होने की वजह से, मेलिएबिलिटी होने की वजह से वो बच्चा अडॉप्ट कर लेता है और क्राउन भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो उसके लिए बच्चे के लिए जॉइंट्स में पेन ना होना
और अगर बच्चा थोड़ा सा कॉपरेशन कम है तो हम मेटल क्राउन पे जा सकते हैं। बच्चा कॉपरेटिव है और पेरेंट्स का अगर लगता है तो हम टूथ क्राउन के लिए भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी मेटल क्राउन के लिए ही चॉइस रहती है क्योंकि वो इजी लगते हैं, बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल रहते हैं। मैम लास्ट में इस लर्निंग से क्या मैसेज आप पेरेंट्स तक देना चाहिए कि एक तो ये कि कैविटीज कितनी ज्यादा अभी देखने को मिल रही है, आप खुद के क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा कैविटीज क्यों हुई हैं, और बाकी बहुत सारे बच्चों को भी आसपास देखते होंगे तो कैविटीज हैं, तो आप क्या समझ पाए एज ए मदर, क्योंकि आप इतने समय से कंटिन्यूअसली कंसर्न है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतने कंसर्न रहते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए और वो पूरा एडवाइस ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये रियली अप्रिशिएबल रहता है। तो मैं चाहूंगा कि वो पेरेंट्स जो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कैविटी है, कई बार तो ये रहता है कि दूध के दांत गिर जाएंगे जाने दो, बट अभी हमने देखा कि पक्के दांत में भी उसको पिट एंड फिशर कैविटीज शुरू हो गई, जिसका हमने भी सीलेंट्स लगा के उसको सेफ गार्ड किया है, फ्लोराइड करके भी सेफ गार्ड किया है, ताकि आगे हम उन चीजों को अच्छे से मेंटेन कर पाए। क्या मैसेज एक देंगे आप इस पूरी? देखिए, दांत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमको किसी डॉक्टर पे भरोसा होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई परमानेंट टीथ तो हमेशा रहने हैं, मिल्क टीथ जो है वो निकल जाएंगे। पर यदि मिल्क टीथ की कोई प्रॉब्लम की वजह से परमानेंट टीथ में भी प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ज्यादा मतलब चिंता का विषय है, मैं बोलूंगी। तो इट इज वेरी लाइक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दांत तो जिंदगी भर चलने हैं। वी गेट टीथ 2 टाइम, वन इज लाइक मिल्क टीथ एंड वन इज परमानेंट, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। और परमानेंट अभी भी मुझे डर है कि भाई परमानेंट टीथ में प्रॉब्लम नहीं आए, तो फिर वो ट्रीटमेंट तो जरूरी रहता है, क्योंकि दांत के बिना कैसे काम चलेगा। और कोशिश तो वही रहती है कि प्रॉपर केयर करें तो इतने खराब ना हो, इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, इतने ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ओरिजिनल जैसे जो चीज रहती है उसकी तो हम कर नहीं सकते। तो वो ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा कि तो हमको वो भी गाइड करिए कि प्रॉब्लम कम से कम हो। और बच्चे का खाने पीने और जो दांतों के इस्तेमाल या जो भी रोजमर्रा का फूड है उसमें कोई चेंजेस देखें, उसकी रुचि बढ़ी है या एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, जो बच्चा च्यू नहीं कर पा रहा था, अब क्राउन कैप्स लगने के बाद कोई चेंजेस ऐसे नोटिस करें आपने? सर वो तो अभी समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से इनका मन में ज्यादा रहता है कि हमको चॉकलेट्स ही खानी है, आइसक्रीम्स ही खानी है, पेस्ट्रीज ही खानी है, सैलेड नहीं खानी है, फ्रूट्स थोड़ा खा लेंगे। टेस्ट के लिए बहुत पर्टिकुलर है, मीठे से तो पता नहीं क्या प्यार है कि मैं परेशान हो गई। दांतों के लिए भी ठीक नहीं है इतना, मतलब शुगर इज नॉट अ गुड थिंग, जैगरी इज बेटर, हनी इज बेटर, शुगर इज नेवर अ गुड थिंग। आई एम नॉट लाइक यूजिंग शुगर, मैं चाय भी नहीं लेती, कॉफी भी नहीं लेती, तो पता नहीं मतलब इनकी चॉइस क्या है। तो इट इज मोर ऑफ लाइक चॉइस आई गेस। तो थोड़ा सा तो वो अभी भी है, सलाद कली में खिला रही थी, किसा हुआ था, उसमें गाजर थी और बीटरूट था, तो खा ले, मूली है, किसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, मतलब थोड़ा सा शायद चॉइस का इनका मैटर है। ये भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे आपकी मदर के टीथ, आपके टीथ और आपकी बेटी के टीथ, तो तीनों जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? नहीं, ये तो पता नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब जैसे मेरे मदर की बात करूं तो उनकी तो टीथ का जो शेप है एकदम आइडियल, बहुत खूबसूरत और परफेक्ट होना चाहिए। पर जैसा बोलते हैं कि प्रोबेबली बिकॉज ऑफ जीन्स फादर के हैं उतना अच्छा नहीं है, तो चाइल्ड विल पिक अप द थिंग्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स और इवन द एंसेस्टर्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो दैट इज द थिंग। So somehow I'm not having a good shape as compared to my mother. She's having a perfect shape. I'm not having that good shape. And my daughter is, I don't know for what reason she's going on a worse category. उसका शेप और ही बुरा लगता है मुझे। I don't know what is the reason. ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सुंदर भी दिखता है, दांत भी मेंटेन रहते हैं, तो पता नहीं, मेरी समझ के बाहर है। तो आप ही बता पाएंगे क्यों हो रहा है? इसका मैं ये जवाब आपको दूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इसमें हमने रहने, खाने पीने और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को काफी हद तक चेंज किया है। तो कुछ एलर्जेंस भी हमारे सामने आए हैं, हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हुई है, हमारा खान पीन भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। भले हमने हाई कैलोरिफिक डाइट्स लेना शुरू किया है, लेकिन जो उसका मेन जो एक तरीके से बोलेंगे लो इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है, जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बना रहता है डाइट की वजह से, वो बहुत सारी चीज़ों को दे रहा है। स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, जिसमें डेंटल केरीज हो गई, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गए, डायबिटीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स में आती है। तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चों में भी कैविटीज होने के चांसेस बढ़ गए और ये बहुत ज़्यादा मल्टीफेसेट्स हैं। और इसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, ये हम प्रेगनेंसी वाले टाइम में और बर्थ के 2 साल के अंदर वाले जो टाइम है उसके अंदर इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि बॉटल फीड करवाना, क्योंकि ब्रेस्ट फीड नहीं हुआ है तो बॉटल फीड जरूरी है। ब्रेस्ट फीड जैसे, हाँ,
फिर जैसे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड है वो भी हम स्पून या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत सॉफ्ट डाइट बहुत दिनों तक देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होने देते हैं बच्चे के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी कई बार बच्चे की डाइट से रिलेटेड जो एक्सेप्टेबिलिटी है, टेस्ट से रिलेटेड एक्सेप्टेबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। प्लस मोर सो एवर कि अगर इनामल का डेवलपमेंट अगर इतना अच्छा नहीं हुआ है, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन अच्छा नहीं है, तो भी कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले के रिसर्चेस में बहुत स्ट्रिक्टली ये था कि शुगर खाएंगे तो कैविटी होगी, लेकिन जो नए रिसर्चेस और नए ट्रेंड्स देखते हैं, स्पेशली जो हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज बच्चों में जो हो रही है, तो उसमें हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ रही हैं और उसमें मेन जो फीचर हम देख रहे हैं वो इनेमल पोरोसिटीज देख रहे हैं। मतलब हर चॉकलेट खाने वाला बच्चे को कैविटी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उस बच्चे में अगर इनेमल की पोरोसिटीज है, उसका इनेमल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, अलॉन्ग विद ऑल अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे बॉटल फीड हो गया, ब्रशिंग ना करना हो गया, और भी तरह की चीजें जो बहुत सारी समझाई जाती है, अगर ये है तो फिर उसको ज्यादा कैविटीज होती हैं और उसकी कैविटी रिस्क चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बार कैविटी स्टार्ट होगी तो उसको चेंज करने की फिलिंग रेस्टोरेशन और ट्रीटमेंट कराना तो बहुत इजी है। इट्स अ टेक्निकल वर्क कि हमने कुछ क्लीन किया, उस पर कैप लगा दिया, फिलिंग कर दिया, लेकिन नई कैविटीज ना बने इसके लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो समझाई हैं वो आप करिए, डाइट में मॉडिफिकेशन करिए, रेगुलर ब्रशिंग करिए, रेगुलर चेक करिए मुंह के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजों के साथ एक पेरेंट जो है वो बहुत कुछ अपडेटेड रह सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आपको सलाह दी गई ट्रीटमेंट्स की वो आपने सारी एक्सेप्ट करी, फॉलो करी। ऑल्दो थोड़ा सा क्राउन के डिसीजन में हम लोग लेट हो गए, 1 साल हमें लगा उसमें, बट कोई बात नहीं, अब यहाँ से भी हम पक्के दांतों को एक साउंड एनवायरनमेंट देंगे जिसमें कि उनको कैविटीज ना हो, और आप रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो ये सारी चीजें हमारी मॉनिटर्ड रहेंगी। ठीक है। और ये रिस्क फैक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं? और भी जैसे मैंने ब्रेस्ट फीड भी किया है 1 साल तक, तो बॉटल फीड कुछ समय चला है, और क्या हम केयर कर सकते हैं जैसे कि मतलब दांत तो लाइफ के लिए रहना ही है, तो ट्रीटमेंट के अलावा उनकी कंडीशन बहुत अच्छी रहे। मतलब क्या, और मेरा तो जैसे ये रहा है कि मैंने फास्ट फूड भी उसको नहीं दिया, मतलब बहुत कम चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मैं खुद भी बहुत ऑर्गेनिक, और अभी मैंने जैसे फ्रूट्स और सैलेड का इंटेक भी काफी चालू किया है कि शायद 30% वो हो जाए हमारे दिन भर के रूटीन में, तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। फिर हम क्या कर सकते हैं और कि इनकी कंडीशन अच्छी रहे। और जो एनिमल वाला फैक्टर बताया आपने, वो चीज भी एक शायद बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी लेवल पर भी और बाद में भी? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब कभी भी हम कोई न्यू जनरेशन के लिए प्लान करते हैं तो वो हम चाहते हैं कि वो एक बहुत स्टैंडर्ड के साथ हो, जो भी जीन्स जा रहे हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस हो। तो इपिजेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, मतलब जिस माहौल में वो बच्चे का विकास हो रहा है, उसकी बॉडी बन रही है, उसका खान पीन, रहन सहन, आसपास, वो सारी चीजें हमें अफेक्ट करती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा पूरा अगर सब चीजें व्यवस्थित हैं तो अच्छा रहेगा, एनामल अच्छा बनेगा, जॉ अच्छा बनेगा, फिर ब्रेस्ट फीड उसको मिलेगा तो हमारी मसल्स काम करेंगी, जॉ में हमारी स्पेसेस अच्छी बनेगी, एयरवेज अच्छी बनेगी, नेजल कैविटी हमारी क्लियर रहेगी, ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा रहेगा, सक स्वेलो ब्रीथ हमारा पैटर्न सही रहेगा। तो ये हमारी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। और जो मेल्विन मॉस की जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो ये कहती है कि फॉर्म फॉलो द फंक्शन, मतलब अगर हमारा फंक्शन अच्छा है तो उसमें जो हमारा विकास है वो अच्छा होगा। जैसे अगर हम ब्रीथ अच्छा कर रहे हैं तो हमारी नोज कैविटी अच्छी रहेगी, हम चीव अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जॉ अच्छे रहेंगे, मसल्स अच्छी रहेंगी, अगर हम स्वेलो सही से कर रहे हैं, टंग पोजिशनिंग सही से कर रहे हैं तो पैलेट अच्छे से बनेगा। तो ये सारी चीजें, तो इन नटशेल घर पे करने वाली क्या क्या बातें हैं। देखिए कोई भी प्रोसेस फूड अवॉइड करिए, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहने की कोशिश करिए, ब्रीदिंग अच्छे से करिए, योगा प्राणायाम ये सारी चीजें करिए, हेल्दी फूड लीजिए, ताजा फूड लीजिए, प्रकृति के हिसाब से आप चलिए, बेमौसम फल फूल ना लें जिससे कि एलर्जीज और लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बने। तो ये सारी चीजों से आपकी जो अपर एयरवेज जहाँ पे हमारा मेन काम है वो अगर मेंटेन रहता है तो डेंटल प्रॉब्लम्स कम से कम होते हैं। दूसरी बात जैसे आपने करी कि इनेमल पोरोसिटीज दिखती है, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है वहां से ही एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जरूर आपने करनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे को हर 6 महीने 3 महीने के बीच में एक रूटीन चेकअप के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और हमारा फर्स्ट 1000 डेज जो प्रोग्राम है वो इसी पे काम कर रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट मदर से लेके तो बच्चा जहाँ तक वो एज ग्रुप में रहे उसको हम क्या मेन सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हम वहाँ पे उनको दे सकते हैं।
फिर जैसे ही दांत निकलेंगे उसके बाद एक टॉपिकल ब्रशिंग कैसे होनी चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कितनी बार पेस्ट करना चाहिए। फिर जब सारे मोलर्स आ जाते हैं तो फ्लॉसिंग कैसे करनी है, ब्रशिंग कैसे मॉडिफाई करनी है, कब तक पेरेंट्स को ब्रशिंग करनी चाहिए, क्या वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जो कैविटीज के होते हैं, ये सारी चीजों को हम देख समझ सकते हैं। क्योंकि दांत में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दांत को हम रोज कभी भी मुंह खोल के देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को काम करें। बेसिकली सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं एक नए टर्म्स को जनरेट करती हैं जिसको हम फंक्शनल डेंटिस्ट्री बोलते हैं, है ना, जिसमें कि ब्रीदिंग भी आ गया, च्यूइंग भी आ गया, स्वेलोइंग भी आ गया और स्पीच भी आ गया। तो ये जितने भी फंक्शंस हमारे इस एरिया से होते हैं, अगर ये मेंटेन रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा अच्छे से विकास होगा, कैविटीज और इनकी प्रवृत्ति भी काफी कम होगी। सर, और ब्रेस्ट फीड कब तक करवाना चाहिए आइडियली? ब्रेस्ट फीड जो है, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो अच्छी बात है। इसमें ये हम समझे कि जो 2 साल तो मिनिमम WHO ने बोला ही है कि ब्रेस्ट फीड होना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर आप नाइट टाइम फीडिंग कम करेंगे, डे टाइम फीडिंग एक बार दे सकते हैं टू जस्ट एक्सरसाइज, हमारी मसल्स की एक्सरसाइज बनी रहे। और पुराने जमानों में देखेंगे तो आइडियली इसको 5 साल तक भी बोला गया। हाँ, बिल्कुल 5 साल 8 साल तक मदद करती थी पहले, क्योंकि दूध के दांतों का नाम ही इसलिए रखा गया कि जब तक बच्चा माँ का दूध स्तनपान कर रहा है और जैसे ही उसके दांत बदलने वाले होते हैं तब तक अगर वो ब्रेस्ट फीड करता रहे तो उसके दांतों के आसपास उसकी बोन, उसका अपर एयरवेज, सारी चीज अच्छी विकसित होती है। लेकिन अब इस तरह से संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आए हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं। मैक्सिमम टाइम में 2 में से 1 मदर तो अपने बच्चों को ठीक से फीड करा ही नहीं पाती है। हार्डली 20% बच्चे हैं जो 6 महीने तक जा पाते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, WHO भी है और ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन सपोर्टेड काफ़ी दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, फर्स्ट 1000 डेज पे काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पैक्ट है लैक्टेशन के ऊपर। सर, एक्सक्लूसिव कब तक करवा सकते हैं या पहले कब तक? 6 महीने एक्सक्लूसिव। ओके, 6 महीने एक्सक्लूसिव, उसके बाद टॉप फीड के साथ स्टार्ट करेंगे। इसकी ये सारी चीजें एजुकेट करना एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का काम है। तो यहाँ पे हम लोग उनके साथ काम करते हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे में टंग टाई, लिप टाई या और कोई ऐसी डेवलपमेंटल या कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। एक लैक्टेशन कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट मदर पार्ट पे देखती है कि उसका लैक्टेशन सही से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मिल्क सिक्रीशन है कि नहीं है, निप्पल की एनाटॉमी कैसी है, बच्चा ठीक से कंफर्टेबली ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ये सारी चीजें मिला के दोनों डायड है, ये दोनों युगल हैं, बच्चा और माता दोनों एक सिंगल यूनिट होती है उसमें। ये दोनों पार्ट पे काम करना। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो है बेसिकली जो टीथर ओरल टिश्यू है उन पे काम करती है कि जिससे कि बच्चे को फीडिंग वगैरह कराने में दिक्कत ना हो। पर ये लैक ऑफ अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कुछ मदर्स हैं जो इंटरेस्टेड होती है, मैं भी जरूर होती, मुझे पता होता था कि 4-5 साल तक फीड करा सकते हैं, यदि बच्चे के लिए अच्छा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जरूर करते हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस बिकॉज इवन पेरेंट्स वर नॉट दैट अवेयर और आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट यू दैट टाइम। सो देखिए, ये तो साइंस तो एवर डेवलपिंग है, यहाँ से भी और डेवलपमेंट्स होंगे तो उनके लिए हम, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ रुक जाएगी, लेकिन साइंस तो डेली डेवलप हो रहा है। बट मेरी समझ में ये है कि हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर प्रोफेशनली कि जो भी साइंस में नया डेवलप हो रहा है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इजी लैंग्वेज में ले जाया जा सके ताकि वो कॉमन पब्लिक में इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ऐसा बहुत सारे रिसर्चेस हैं, ऐसे बहुत सारे PhD स्कॉलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनके और पब्लिक के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जो कि एक क्लिनिशियन कम कर सकता है, कम्युनिकेशन नहीं। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग चले हैं जहाँ पे हम रिसर्चर्स के साथ हैं जिनसे हम एजुकेशन लेते हैं, और एक हमारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे हम उनके साथ उनमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो गाइडलाइन बनाना एक अलग अपने तरह से रिसर्च वर्क है, उसके ऊपर एक अलग स्ट्रेटेजीज पे काम होता है, लेकिन गाइडलाइन का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना एक कहीं ना कहीं क्लिनिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए मैं सभी से बोलता हूँ कि YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च दिया हुआ है, रिसोर्स दिया हुआ है, जुड़िए। पेरेंट्स सिंपल एक व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, बच्चे का नाम, बर्थ डेट और कुछ फोटोग्राफ शेयर करके वो हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारे पास हर चीज का रिसोर्सेज है और दायरा बहुत छोटा है, बच्चों के डेंटिशन में बहुत बड़ा दायरा नहीं है। घूम फिर के वही बातें 10-15 सवालों में सिमट जाती है, उन सबके जवाब कॉमन होते हैं सभी पेरेंट्स के, तो वो सारे जवाब वहाँ पे ऑलरेडी हैं। आप जाइए, देखिए, सेल्फ रिसर्च करिए। आज ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर रिसर्च आर्टिकल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हर रिसर्चर अब यूट्यूब पे भी अपने सिंपल भाषा में इन चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले 2-3 साल से ये काफ़ी चेंजेस आए हैं और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी और फायदा कॉमन पब्लिक को लेना चाहिए।
जब तक एक सवाल एक पेरेंट के मन में नहीं उठेगा वो उस चीज के बारे में आगे सर्च नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम है करके समझना जरूरी है, और फिर उसके ऊपर क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, कौन क्या सुविधा दे सकता है, उसको ढूंढना जरूरी है और उसकी बात समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। और एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हमको लगता है अभी तो दांत आए ही नहीं है तो डेंटिस्ट की जरूरत क्या है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मेरे भी दिमाग में कभी आया नहीं। तो वो उस वक्त हमको क्यों दिखाना चाहिए? और मान लीजिए मेरी बच्ची की जो आज कंडीशन है, इतने कैप लगे, उसको जो भी चीज हुई, यदि मान लीजिए मैं आपके पास कुछ जब बच्चा बहुत छोटा था, 1 वीक का था या 1 मंथ का था, उस वक्त से आई होती तो अब तक क्या डिफरेंस होता अभी की कंडीशन में, और यदि मैं आई होती तो वो वाली कंडीशन में? तो वही बात हम जो कर रहे थे अभी कि कैसे हम दिस इज कॉल्ड एज एन एंटीसिपेटरी गाइडेंस। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की हर साल की गाइडलाइंस में रिवाइज होते रहते हैं चीजें। तो एंटीसिपेटरी गाइडेंस वो है जो कि हम आने वाले समय को एंटीसिपेट करके किसी भी चीज के लिए बोला जाता है। जैसे कोविड था, तो जैसे अभी कोविड की 3rd वेव के बारे में, तो उसको एंटीसिपेट किया हमने कि आ सकती है, तो व्हाट आर द मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, उस तरीके से हम काम करेंगे। तो वैसे ही जब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात आती है तो पहले तो हम इवन जो 20 वीक की टारगेट स्केन होती है उसमें फेस का एनालिसिस करके हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे की जॉ कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या उसमें कटे फटे तालू की कोई ऐसी गुंजाइश है या और कोई एब्नॉर्मलिटीज है जो कॉन्जेनाइटल हो। वो छोड़ दें तो न्यूबॉर्न अगर नॉर्मल है तो फिर उसका ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम उसकी ओरल कैविटी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे ही है। उसमें हम टंग टाई देखते हैं, लिप टाई देखते हैं, बच्चे की टंग असिस्ट करते हैं, सक का प्रेशर पैटर्न्स एनालिसिस करते हैं, कोई न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में डेफिशिएंट है तो वो करते हैं। तो एक टीम वर्क होती है जहाँ पे पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट, मिडवाइफ्स, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट स्पेशली जो कि ट्रेंड है टंग टाई लिप टाई सर्जरीज में, लैक्टेशन सपोर्ट के साथ है, जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग मैकेनिक्स के बारे में उनका नॉलेज है, अपग्रेडेशन है, तो वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो बेसिकली वही बात आ गई, हमें इन फंक्शंस को मेंटेन करना है। सबसे पहला फंक्शन ब्रीदिंग है ना। जैसे एक बच्चा डिलीवर होता है, पीडियाट्रिशियन सारी चीजें सक करके ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग को एस्टेब्लिश करता है। फिर मिडवाइफ्स और गायनेकोलॉजिस्ट मिलके उसको ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करती है। फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है, तो बच्चा धीरे धीरे सब चीजें सीखता है और एक के बाद एक चीजें सिखाती जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे होनी चाहिए, ब्रशिंग कैसे करना है, फ्लॉसिंग कैसे करना है, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स कैसे देखना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और यही सारी चीजें सिखाई जाती है। इस तरीके से हम और डिफरेंस क्या पड़ता है? जैसे मेरा केस है, मेरी बच्ची का केस है कि तब से हम दिखा रहे होते तो अब क्या वो कंडीशन नहीं होती जो आज है, वो डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि अभी तक जो चीजें हैं वो एक पेशेंट होता है, एक मतलब पेरेंट होता है जिसके बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है, सो फॉर कॉल्ड जनरल डेंटिस्ट उसको कितना हेल्प करता है, उसको क्या रिफर करता है पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास। जब पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास भी आता है, क्योंकि साइंस काफी डेवलप हो रही है और हम जितने भी क्लिनिशियंस होते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नए नए अपग्रेडेशंस के साथ अपने आप को अपडेट्स करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनलाइजेशन होता है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो 2 तरीके से होती है, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, कैविटी है उसके लिए फिलिंग है। एक प्रोसीजर समझा दी गई है कि इस तरह से कैविटी क्लीन करेंगे, इस तरह से कैविटी फिल करेंगे, लेकिन हमने उस बात पे ध्यान तो दिया ही नहीं कि वो कैविटी हुई क्यों है। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, तो केरियस रिस्क असेसमेंट करना और उसके ऊपर एंटीसिपेटरी गाइडेंस करना, पेरेंट काउंसलिंग करना, उसको सारी चीजें समझाना सिखाना, उसके बाद उसको मॉनिटर करना कि पेरेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फॉलोअप विजिट्स में चेक करना, उसको देखना कि वो कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो अभी तक नहीं हुई है। जैसे एक पेशेंट मुझे याद आता है, दोनों बच्चे थे, 7 साल का बच्चा लड़का हो गया था, तब तक बॉटल फीड करा रहे थे और अभी 5 दिन पहले भी आए थे। तो उनको बच्चे छोटे थे, 2-3 साल 4 साल के लिए, तब से मेरे साथ हैं, लेकिन वो पेरेंट समहाउ आई डोंट नो क्या, उनको हर बार समझाता हूँ लेकिन वो बॉटल फीड बंद ही नहीं कराता है। और उन बच्चों की हालत ऐसी, हर बार आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, फिलिंग्स कराते हैं, पैसा खर्च होता है, बच्चों को भी ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन वो सिंपल जो जिस वजह से कैविटीज हो रही है बॉटल फीडिंग की हैबिट से, शक्कर उसमें इतनी सारी यूज करते हैं, वो नहीं बंद कर रहे। तो वो जब तक बंद नहीं होगी तब तक तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी और ट्रीटमेंट तो है ही है। तो कितना ट्रीटमेंट होगा, जितना आप उसकी कारण पे काम नहीं करोगे जब तक ट्रीटमेंट तो चलता रहेगा। और साइंस तो इवॉल्वेशन है, आज हमने इतना सारा कुछ डेवलपमेंट कर लिया कि आज हम पूरी बॉडी को बदल सकते हैं, है ना। बट समझने की बात ये होगी कि उसकी बदलने की जरूरत पड़ क्यों रही है। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई जिससे कि हम
बहुत सारी बीमारियों को ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने डायग्नोस्टिक पार्ट पे काम किया है, हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की जैसे बात करें, बड़ी बातें करें, या हार्ट में पेसमेकर या हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, तो ये सारी चीजें संभव है। लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि ये चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी एक व्यक्ति को, ताकि उससे सीख के बाकी लोगों के लिए हम एंटीसिपेटरी गाइडेंस बना सके, जिससे कि उसको कैविटीज या इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको सिंपल भाषा में रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। पेशेंट भी है, ट्रीटमेंट भी है, बट इन सब की आपाधापी में कहीं ना कहीं ये काउंसलिंग पार्ट रह जाता है। वही हमारी कोशिश है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस तरह के वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हो गया, प्रॉब्लम आपके पास थी, आपने ट्रीटमेंट कराया, चार्जेस पे किए, मेरा काम खत्म। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं जब तक कॉमन पब्लिक में नहीं जाएंगी, तब तक वो उन चीजों को करते ही रहेंगे। फ्लॉसिंग की जरूरत कब से पड़ती है और रेगुलर करना चाहिए रोज, और बच्चा कर सकता है क्या खुद से, या पेरेंट्स को ही करना चाहिए? फ्लॉसिंग के बारे में बात करेंगे, इसको इंटरडेंटल क्लींजिंग बोलते हैं, मतलब दो दांत के बीच में क्लींजिंग की स्थिति को बोलते हैं। करीबन 1/3 हिस्सा हमारे दांतों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो एक्सेसिबल नहीं होता है, जहाँ पे कि हमारा ब्रश जा सके, उसके लिए फ्लॉसिंग जरूरी है। फ्लॉस का एक सिंपल सा एक धागा है, और बच्चों के लिए तो ये एक हुक में बन के आता है, जिसमें कि दो प्रॉन्ग्स के बीच में वो वायर रहता है, धागा रहता है, उसको हम दो दांतों के बीच में पास करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो है। वो पास करके वहां पे जो खाना फंसा रहता है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। अब जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि फ्लॉसिंग कब से शुरू करें। फ्लॉसिंग शुरू करें तब से जब से कि हमारा सेकंड मोलर आ जाता है। जब हमारे 20 दांतों में से हम बात करें तो 10 ऊपर के 10 नीचे के, उसको भी अगर आधे हिस्से में बांट दें तो 5 इधर के 5 इधर के, तो 5 में से जो पहला सेंट्रल, लेटरल, कैनाइन और फर्स्ट मोलर, जब फर्स्ट मोलर के बाद सेकंड मोलर आता है तब हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, स्पेशली इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उस चीज को चेक करके क्लासिफाई करेगा टाइम टू टाइम एवरी ईयर कि उन दोनों दांतों के बीच का कांटेक्ट कैसा है, क्या वो ओपन कांटेक्ट है, क्या वो पॉइंटेड कांटेक्ट है, क्या वो आई शेप्ड कांटेक्ट है, ब्रॉड कांटेक्ट है, क्या वो एस शेप्ड कांटेक्ट है, कर्व कांटेक्ट है। तो तीनों कांटेक्ट में खाना फंसने की टेंडेंसी और वहां से क्लीन होने की टेंडेंसी अलग अलग है। जैसे ओपन कांटेक्ट है तो वहां पे कोई खाना नहीं फंसेगा, सिंपल से खाना फ्लश आउट हो जाएगा। अगेन टंग की भी मूवमेंट्स यहाँ पे आती है। एक वीडियो हमने अभी रोज शूट किया था जिसमें कि टंग टाई थी और बच्चों को कैविटीज थी, बाकी कुछ भी नहीं था, ब्रशिंग और कोई रीजन नहीं था उसकी कैविटीज का, लेकिन टंग के मूवमेंट्स नहीं थे इसलिए वो क्लीन नहीं कर पाया। तो जब नो कांटेक्ट रहेगा तो वो सेल्फ क्लींस हो जाएगा, जब पॉइंट कांटेक्ट रहेगा तो उस पॉइंटेड जगह पे बहुत ज्यादा खाना नहीं टिकेगा, वो भी क्लीन हो जाएगा। जब आई कांटेक्ट रहेगा तब जाके उसके बीच में खाना रुकना शुरू होगा, लेकिन वो भी फ्लॉस से इजीली निकल जाएगा। और जब एस कांटेक्ट रहेगा, कर्व्ड कांटेक्ट रहेगा, जैसे ये दोनों दांतों के बीच में ऐसे फंसा हुआ है, तो यहाँ से खाना निकल पाना बह के फ्लो करके सलाइवा के फ्लो से इजी नहीं होगा, तो वहां पे खाना ज्यादा फंसेगा, वही खाना बैक्टीरिया यूज करेंगे, वहीं पे कैविटीज होंगी जैसे कि आपकी बच्ची को। तो प्रॉक्सिमल कैविटीज या अधिकतर जो पोस्टीरियर कैविटीज होती है वो दो दांत के बीच में होती है, मिल्क टीथ में, जो कि इन्हीं वजह से होती है। तो इसलिए फ्लॉसिंग आपको सेकंड मोलर, अमूमन 2-2.5-3 साल के आसपास हमारा सेकंड मोलर आ जाता है, तब से फ्लॉसिंग करें और उसको मॉनिटर करें। और फ्लॉसिंग करते वक्त भी ध्यान दें कि जब दो दांत के बीच में थ्रेड जा रहा है और वो अगर अटक रहा है तो आपको समझना है कि वहां पे कांटेक्ट है, और अगर अटक नहीं रहा मतलब वो ओपन कांटेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। जिन बच्चों में एस शेप और ब्रॉड कॉन्टैक्ट्स हैं, आई शेप कॉन्टैक्ट है, उसमें ज्यादा तवज्जो देके डेली आपको राइट टाइम फ्लॉसिंग करनी चाहिए। ओपन कॉन्टैक्ट के लिए फ्लॉसिंग ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट कॉन्टैक्ट के लिए फ्लॉसिंग ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लकीली ये क्लासिफिकेशन भी डॉक्टर एमएस मुथु की टीम ने दिया है, जो कि चेन्नई में एक पूरा इंस्टीट्यूट है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड मतलब छोटे बच्चों की कैविटी को रिसर्च के ऊपर काम करता है। ये दुनिया का पहला ऐसा सेंटर है जो चेन्नई में है। डॉक्टर एमएस मुथु हैं जो जिनसे हम सीखते भी रहते हैं और बहुत लर्नेड हैं, वो इस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी वहीं से आया है। और एक क्वेश्चन रहता है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं, मोस्टली पेरेंट्स समझते हैं कि डेंटिस्ट होता है, तो डेंटिस्ट में और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में क्या डिफरेंस है और क्यों हमको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जब बच्चे की हम बात करते हैं? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, जाना तो पड़ेगा क्योंकि इतने ज्यादा डेंटिस्ट और इतने ज्यादा सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस है नहीं। तो पहले तो मैं बताता हूँ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है क्या। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो है वो अपने 5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, जिसको हम बीडीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री, उसके बाद 3 साल का मास्टर कोर्स करने को मिलता है।
और ऐसी हमारे 9-10 ब्रांचेस हैं जिसमें कि मास्टर डिग्री अवेलेबल है। तो इसी में एक बच्चों से रिलेटेड है, बिकॉज ये बच्चों से रिलेटेड है तो इसकी डेफिनेशन ही ऐसी स्टार्ट होती है, इट इज एन एज डिफाइंड स्पेशलिटी। ओके, ये एक अकेली ऐसी स्पेशलिटी है जो कि एज बाउंडेड है, मतलब बच्चों पे काम करना, बच्चों की डेंटिस्ट्री में जुड़े सारे काम इस ब्रांच में होते हैं क्योंकि ये एज बाउंडेड है। बाकी दूसरी ब्रांचेस जो हैं वो ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है, जैसे अगर नकली दांत लगाना है तो उसके लिए प्रोस्टोडोंटिस्ट है, सर्जरी करना है तो उसके लिए ओरल सर्जन है, गम्स का काम करना है तो पेरियोडोंटिस्ट है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांच अपने आप को इसीलिए विशेष बनाती है कि ये एज स्पेसिफिक है, जो कि प्राइमरी और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, प्रिवेंटिव देना चाहिए, थेरेपेटिक देना चाहिए और स्पेशल बच्चों को भी देना चाहिए, ऐसे करके इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो ये एक तो हो गया। अब दूसरी बात ये होगी कि पेरेंट्स कैसे पहुंचे वहां तक। तो दो चीजें हैं, एक तो पेरेंट है जो कि सर्च कर रहा है और एक नियर बाय डेंटिस्ट है जो फैमिली डेंटिस्ट है, जो उनके क्लोजेस्ट डेंटिस्ट है, दो हैं। जब पेरेंट अपने जनरल डेंटिस्ट के पास पहुंचता है तो जनरल डेंटिस्ट अपनी लिमिट्स में जो उसकी हेल्प कर सकता ओके, है ना, जैसे कि सिंपल से इंस्ट्रक्शंस दे दिए, डायग्नोसिस कर लिया, डिसीज सीवियरिटी असेस कर लिए, रिस्क फैक्टर्स कर लिए, प्रॉम्प्ट रेफरल उसको कहाँ करना है जो उसको एक स्पेशलिटी प्रैक्टिस तक ले जाए जहाँ पे बच्चों का स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उनको एनेस्थीसिया की जरूरत है, क्या उनको नाइट्रस ऑक्साइड गैस की जरूरत है या बिहेवियर शेपिंग की जरूरत है। हर एज का बच्चा होता है, हर एज के बच्चा भी डिफरेंटली बिहेव करता है। तो बिहेवियर ऑफ चाइल्ड भी मैनेज करना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में, कि उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करे, उसको फेवरेबल बिहेवियर में लाए और फिर उसको ट्रीटमेंट दे और उसके साथ साथ उसमें गुड पॉजिटिव ओरल हैबिट्स भी इंस्टॉल करे ताकि वो ब्रशिंग फ्लॉसिंग और हैबिट्स अच्छे डेवलप करे, ताकि उसको कैविटीज भी ना हो और कोई डेंटल प्रॉब्लम्स भी ना हो और वो डेंटिस्ट के पास जाने से डरे भी ना। तो बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला तो ये कि जनरल डेंटिस्ट बहुत कम ऐसा हमको देखने को मिलता है कि वो डायरेक्ट रेफरल करते हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा बोलते हैं कि आप जाइए, वो स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाइए, वो आपके बच्चे का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ की सारी फिलोसफी अलग है। बच्चा अलग है, बच्चे के साथ पेरेंट्स है, पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं, एक अलग ही माहौल है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग क्राइटेरिया है, लिमिटेशंस है। तो इस तरीके से बच्चे में ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, कितना सीवियरिटी के साथ, ये सारी चीजें अलग है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अलग अलग है। फिलिंग्स में भी हम बहुत सारी फिलिंग्स कर सकते हैं, क्राउन्स में भी अलग अलग क्राउन्स कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी गाइडेंस अलग है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को अलग बनाती हैं। और अब मैं थोड़ा सा ये भी बोल सकता हूँ कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में भी अब ऐसा सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस के टेस्ट अब डेवलप हो रहे हैं प्रैक्टिसेस में, जो कि और सुपरफाइन तरीके से काम करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हम जो चाह रहे हैं वो ये कि हम प्रिवेंटिव पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। जो फर्स्ट 1000 डेज के ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, हर जगह उसी की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग या फंक्शनल डेंटिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब तक ये बातें हम थोड़ा सा और एक कदम आगे रख के अपने पेरेंट्स तक नहीं ले जाएंगे, अपने पेशेंट्स तक नहीं समझाएंगे, तो वही चलता रहेगा रूटीन, कैविटी फिलिंग और चलता ही रहेगा जब तक पक्के दांत नहीं आ जाते। फिर पक्के दांत आएंगे तो वो भी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं बच्चे में आड़े तिरछे दांत आ रहे हैं, कैविटीज की वजह से दांत का साइज छोटा हो गया ताकि सारे दांत श्रिंक हो गए, जो अपने आप में ग्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं थी, दांत बढ़ने की बजाय और छोटे हो रहे थे कैविटीज की वजह से, तो उस वजह से क्राउडिंग हो गई, दांत आगे पीछे लग रहे हैं। अब इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, 12-13 साल में हम जनरली जाते हैं वायर ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेसेस के लिए, तो उसको भी हमें ओवरकम करना है कि अर्ली इंटरवेंशन या फेज 1 थेरेपी हम कैसे करें, जिसमें कि हम 2x4 डीगेनर अप्लायंस है या 2x6 डीगेनर अप्लायंस है। तो इस तरीके के सिंपल अप्लायंसेस से उस ट्रीटमेंट की सीवियरिटी को कैसे कम करें, इंटरसेप्ट कैसे करें। और लकीली 2023 तो इतना अच्छा साल है जहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है पीडियाट्रिक इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे ऐसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट काम करेंगे, जुड़ेंगे, जहाँ पे कि वो एम्फेसिस करेंगे अर्ली ट्रीटमेंट्स के ऊपर, स्पेशली 6-7 साल के बच्चे और छोटे बच्चों में वो हैबिट्स को डायग्नोज करेंगे, कैसे क्या उनमें टेंडेंसीज हो रही है कि आगे जाके जॉ की डिस्क्रिपेंसीज हो, उनका च्यूइंग पैटर्न, उनके कैविटीज, उनका क्राउडिंग, दांत का अलाइनमेंट, ये सब कुछ पहले से डिसाइड किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डेंटिस्ट्री में जो मेन जो गोल्डन पीरियड है वो फर्स्ट 1000 डेज है, जिसमें कि हमारा प्रेगनेंसी पार्ट आ जाता है, हमारे लाइफ के 2 साल आ जाते हैं, यहाँ तक कि हमको ब्रेस्ट फीड करना एडवाइज्ड है। वो पीरियड बहुत अच्छा है, इसमें बच्चों को ऑलमोस्ट 98% बच्चों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, या देखने को मिलती भी है तो वो इतनी इनिशियल स्टेज में होती है कि उसको इजी इंस्ट्रक्शंस के साथ हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। बट इसके बाद फिर चीजें हाथ से छूट जाती है क्योंकि बच्चे का भी हैबिट्स और सारी चीजें फिक्स होती जाती है।
जैसे सिंपल सी बात करें थंब सकिंग, तो थंब सकिंग अगर टाइमली उसको नहीं हम रोकेंगे, इंटरवेन करेंगे, पेरेंट को एजुकेट करेंगे, बच्चे को मॉडिफाई करके उसको ट्रीट करेंगे, तब तक वो बहुत लेट हो जाएगा, फिर उसके लिए फिक्सेशन हो जाएगा, फिर वो उसकी आदत जाएगी नहीं, उसको जैसे जॉ आड़ा तिरछा जाना, श्रिंकेज होना, पैलेट का जो है वो वी शेप हो जाना, ये बहुत सारी चीजें एक के बाद एक है। तो जैसे एक बहुत बड़ी रोड है जिस पर ट्रैफिक खूब हैवी चल रहा है और एक गाड़ी अगर कहीं से उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो सारा पूरा ट्रैफिक को गड़बड़ कर देती है, सबकी अव्यवस्था कर देती है। तो ये वैसे ही कुछ है, वैसे ही समझे इसको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छे सवाल आपने बीच बीच में ले लिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल हम खुद भी नहीं सोच के कुछ बोल पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चर्चा